चलो भाई देखो, कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस नाम का ये जो टॉपिक है इसके अंदर क्या होता है, तो बेसिकली कैपेसिटर जो है ना बेटा, वो आप लोगों का एक नए तरह का सर्किट एलिमेंट आ गया, जैसे रेजिस्टर्स होते हैं उसी तरह से कैपेसिटर्स के अंदर क्या होता है बेटा कि आप लोगों के पास में एक ऐसा डिवाइस आ गया जो कि बेटा एनर्जी अपने पास में स्टोर करके रख सकता है, और जब उसकी एकदम से रिक्वायरमेंट है उसको एक साथ बहुत बहुत सारी, मतलब जो एनर्जी उसने स्टोर किया उसको एक साथ आपको प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, कैपेसिटर कैपेसिटी नाम से आया है, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। अब वो इंसुलेटर बेटा हवा भी हो सकती है, और वो जो इंसुलेटर है वो आपका एक डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी जो है वो हो सकता है। एक प्लेट पर बेटा हम लोग प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज जो है बेटा वो ले लेते हैं। ठीक है, और जब हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मैंने यहां पर आपके लिए बनाया है, इस वाले कैपेसिटर को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जब भी हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखने की कोशिश करते हैं और किसी भी सिस्टम के कैपेसिटेंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो बेटा C जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में आती है Q/V, और हम लोग इसको Q इक्वल्स टू CV के नाम से याद रख लेते हैं। ठीक है, C जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, और बेटा V से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर आप लोग ऐसा बोलते हैं तो बेटा वो बिल्कुल गलत है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। C ना Q से प्रोपोर्शनल है, ना ही बेटा V से प्रोपोर्शनल है, ये वाली बात सबको ध्यान रखनी है। C जो है वो सिर्फ जो आपके प्लेट्स के डायमेंशन, या आपने स्फेरिकल कंडक्टर लिया तो उसके डायमेंशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ना तो बेटा C की डिपेंडेंसी Q पर होती है, ना ही उसकी डिपेंडेंसी V पर होती है। ये वाली बात सब लोग ध्यान रखें। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब हम लोग C लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है बेटा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जिसमें A जो है बेटा वो आपकी प्लेट्स का एरिया है ना, इसी तरह से D जो है वो आपकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। ठीक है भाई, ये कहानी अपने को पता, एप्सिलॉन नॉट तो आप लोग जानते ही हैं, तो दिस इज डिस्टेंस D। इसी तरह से जब अपने को एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ये वाली कहानी लिखनी है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, तो बेटा हम लोग एक बढ़िया सा स्फीयर बना लेते हैं। एक स्फीयर जिसका रेडियस r है और चार्ज क्या दिया हुआ है बेटा इसको Q, जो कि इसकी सरफेस के ऊपर बहुत ऑब्वियस सी बात है बेटा फैला हुआ होगा। ठीक है, तो जब हम लोग ये वाली बात करेंगे तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, ये वाली बात सब लोग ध्यान रखें। तो C फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सामने यहां पर बना हुआ है, और कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है ना, ये वाली बात सब लोग ध्यान रखना। C की जो यूनिट है बेटा, अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो बेटा यूनिट क्या होती है इसकी, फेराड। ठीक है, पर एक फेराड क्योंकि बेटा बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हम लोग जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो माइक्रो फेराड और नैनो फेराड वगैरह के अंदर इसको चलने देते हैं। ठीक है, नैनो फेराड भी कम काम आती है, पीको फेराड जो है बल्कि और ज्यादा काम आती है, पर प्रैक्टिकली माइक्रो फेराड से अपना जो काम है वो आराम से चल जाता है, हमें कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, आप वैसे अगर देखेंगे बेटा C की यूनिट, तो यहां से देख Q का मतलब क्या हो गया बेटा कूलम, और पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया वोल्टेज, तो कूलम पर वोल्ट भी इसकी जो यूनिट है वो है, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ नजर आता है। ठीक है, सो द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या डिफाइन किया बेटा, C को हम लोगों ने डिफाइन किया है। और उसके बाद में बेटा ये बताया है कि अगर हम लोग दो कंडक्टर का एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, तो हम किस तरह से हमारा जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक पॉजिटिव ले लो बेटा और एक जो है उसको नेगेटिव ले लो, जिसके कारण आपका जो पोटेंशियल है बेटा वो डाउन हो जाता है, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है बेटा वो अपने को कई फोल्ड्स इंक्रीज की हुई मिल जाती है। तो ये वाली बात जब आती है ना बेटा दुनिया में, तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अदरवाइज एक फेराड बहुत ही बड़ी यूनिट है, उसका कैपेसिटर हम लोग ऐसे बनाने के लिए जाते हैं तो अपने को मीलों लंबे जो कैपेसिटर हैं उसके लिए लेने पड़ते, और हम लोग वो लेते लेते बावड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। तो C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V। कैपेसिटेंस C डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा। ये एक फेराड के बारे में लिखा हुआ है, कूलम पर वोल्ट, एक फेराड जो है वो यहां पर लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, और सिंबल विंबल तो अपन लोग जानते ही हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है भाई, आओ आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत जोरदार बात,
जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिक्वायर्ड होती है, डाइलेक्ट्रिक अगर हम लोग भर देते हैं कैपेसिटर में, ठीक है ना, दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन, है ना, इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये वाली बात ध्यान रखना, एक स्ट्रेंथ होती है जैसे हम लोग बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, और जिस पोटेंशियल के ऊपर हम लोग ये वाला ब्रेकडाउन करवाते हैं उसको अपन लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलता है। तो कितना पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से ब्रेकडाउन वोल्टेज डिफाइन होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या डिफाइन होती है बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वन लाइन डेफिनेशन आपसे पूछते हैं, उसके अंदर बेटा कई बार पूछा जा चुका है पहले भी, तो आपको ये सीबीएसई के एग्जाम के लिए याद होना चाहिए। ये बेटा स्ट्रेंथ आपको बताई गई है, आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर के लिए करीब 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की होती है। तो प्लीज रिमेंबर, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर, दिस फील्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पोटेंशियल ऑफ 3 × 10⁴ वोल्ट्स। मतलब कि अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 × 10⁴ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके कैपेसिटर का जो है या कंडक्टर का जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा उस मटेरियल का, जिससे कि फिर वो बाद में काम नहीं कर पाएगा। यहां पर क्या है, एयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एयर के ब्रेकडाउन के लिए इतना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके काम चलता है, ठीक है। दस फॉर अ कैपेसिटर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट लीकिंग, इट्स कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस कैसा होना चाहिए बेटा, इट शुड बी हाई इनफ सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एक्सीड द ब्रेकडाउन लिमिट्स, ठीक है बेटा। ये इसके अंदर एक कंपल्सन है जो हमें तरीके से पता हो। पुट डिफरेंटली, देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ गिवन कैपेसिटर। मतलब किसी भी कैपेसिटर की एक औकात होती है जो हम लोगों को बेटा डिफाइन करनी पड़ती है, अदरवाइज दिक्कत होगी। ये वही यूनिट है जो मैंने बोला था प्रैक्टिकली बहुत यूज की जाती है बेटा, नैनो फेराड, पिको फेराड, माइक्रो फेराड, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, राइट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बेटा एक और बहुत जोरदार बात जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो वही है जो अभी अभी मैं आप लोगों को समझा के भी आया था, कि मान लेता हूं कि यहां पर हमारे पास में बेटा दो प्लेट्स हैं, ये बेटा प्लस सिग्मा वाली और ये माइनस सिग्मा वाली है। मैंने आपसे कहा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किधर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा इस पॉजिटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये रही होगी, और प्लेट के कारण जो वैल्यू आती है वो आती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट वैल्यू इररिस्पेक्टिव के कितनी डिस्टेंस है। ऐसे बेटा नेगेटिव के कारण भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी टुवर्ड्स द प्लेट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जो आपकी ई नेट जब आप लिखेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इट विल बी σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आएगी बेटा σ/एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। ये वाली बात सब लोग ध्यान रखें, ठीक है भाई साहब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लीज रिमेंबर दिस, ऑलराइट, है ना। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है क्योंकि बेटा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव प्लेट है, ये वाली बात सब ध्यान रखें। क्लैरिटी, राइट, ओके, ठीक है बेटा। यही सब बातें यहां पर बता रखी हैं। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सी की वैल्यू आती है हमारे पास A epsilon naught by D. A is the area of the plates and D is the separation between the plates जो हम लोग जानते हैं, ठीक है भैया, है ना। यही बातें बेटा यहाँ पर सब बता रखी हैं किस तरह से क्या क्या चीज की गई है। देख पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी बेटा, यहाँ पर भी 0 रहेगी, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगी पॉजिटिव की इस तरफ और बेटा नेगेटिव वाली प्लेट की इस तरफ कैंसिल आउट। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव प्लेट की इस तरफ, पॉजिटिव वाले की इस तरफ, तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वही सब फंडे जो है बेटा यहाँ पर इन्होंने लिख के बता रखे हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली ये सब चीजें जो है वो समझा दिया। तो बाहर के दोनों पॉइंट्स पर 0 और अंदर कितनी बेटा σ/एप्सिलॉन नॉट यानी Q/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, ये वाली बात बेटा बता रखी है। फिर यहाँ पर एक इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है फ्रिंजिंग, उसके बारे में बात कर, जो कि बेटा डायरेक्टली आप लोगों से 1 लाइनर 2 लाइनर के फॉर्म में पूछा जा सकता है। देख, for plates with finite area this will not be true near the outer boundaries of the plates, ठीक है। ध्यान देना, होता क्या है असली में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो प्लेट्स के बीच में लोकलाइज्ड होती है और यूनिफॉर्म भी होती है। दोनों प्लेट्स के बीच में ही है, सब कुछ बना हुआ, बाहर हमें कोई लेना देना नहीं है। पर अगर बेटा ऐसी प्लेट्स ली जाए जिनका फाइनाइट एरिया है, ये चीज जो है ये ट्रू नहीं है बाउंड्रीज के आसपास। कहां पे बेटा, आउटर बाउंड्रीज के आसपास। द फील्ड लाइंस बेंड आउटवर्ड्स, होता क्या है फील्ड की जो लाइन है वो बेंड कर जाती है बेटा आउटवर्ड्स, कहां पर, एजेस के ऊपर। एजेस के ऊपर बहुत सारे खेल होता है और एजेस पे क्योंकि वो बेंड कर जाती हैं तो इस इफेक्ट को एक नाम दिया गया जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड।
ध्यान रखना। सो द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान रखेंगे कैसे लिखेंगे इसको बेटा, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर द edges of the plates is called fringing। ठीक है, आप लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड बोलते हैं। तो बेंडिंग या फ्रिंजिंग एक ही बात है। बाय द सेम टोकन वी विल नॉट बी स्ट्रिक्टली, सिग्मा विल नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑन द एंटायर प्लेट। इस कारण से जो सिग्मा होता है बेटा वो भी पूरी प्लेट पे यूनिफॉर्म नहीं होता, वो हम लोग लेकर चल सकते हैं, अदरवाइज वो हमने अजम्पशन ऐसा मान रखा है, अदरवाइज बेटा इट इज नॉट यूनिफॉर्म। ये बात सब लोग ध्यान रखें। ठीक है भाई, है ना। चलो आगे देखो, यहां पर बेटा देखो सी की जो वैल्यू है वो निकाल के बताई गई है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो हमारे पास में वैल्यू आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब बेटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एरिया की वैल्यू 1 ले लो और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है उसको भी क्या ले लो बेटा, मान लो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर ले लो। तो मैंने एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, डी की वैल्यू बेटा 1 मिलीमीटर ली। ये करने पर जो मेरे पास में कैपेसिटेंस निकल के आया, देखो कितना छोटा सा आया, 8.85 इंटू 10 की पावर -9 फेरेड। अब आप 1 मीटर भी डाल के देख लेना तो आप लोगों को जो है पता लग जाएगा कि कितना छोटा जो कैपेसिटर है बेटा, वो मतलब कैपेसिटेंस है वो आपके पास में आता है निकल के। इतना छोटा कैपेसिटी आपके पास में निकल के आती है जब आप लोग क्या कर लें, 1 मीटर स्क्वायर की तो प्लेट ले लें, ठीक है, और डिस्टेंस कितना ले लें प्लेट्स के बीच में, आप लोग छोटे डी के बराबर, जिसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर है। ठीक है ना। तो इसलिए हालत खराब हो जाती है बेटा 1 फेराड का कैपेसिटर बनाने के लिए। और अगर तुझे 1 फेराड का कैपेसिटर बनाना ही है तो तेरे को कितना एरिया लेना पड़ेगा वो भी मैं बता दूं, तेरे को लेना पड़ेगा 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर एरिया, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। इसका क्या मतलब है कि प्लेट को 30 किलोमीटर लंबा चौड़ा लेना पड़ेगा, तब जाके तेरा कुछ काम चलेगा यहाँ पे, अदरवाइज तो भूल जा। 30 किलोमीटर समझ रहा है ना, तो बस कहानी ही खत्म हो गई। तो इसलिए हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, हम छोटे छोटे कैपेसिटर्स के साथ ही खेल लेते हैं, है ना भाई। चलो अब बेटा कैपेसिटर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट पड़ता है, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया था जब मैंने बेटा ये वाला पार्ट आप लोगों को बताया था। मैं दिखा देता हूं, ये असलियत में जो ये पार्ट हम लोगों ने समझा, ये वाला पार्ट, ये असली में बेटा कैपेसिटर के लिए ही है। सोचो ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये डाइलेक्ट्रिक, और ये हमने सारी की सारी जो वैल्यूज है वो निकाल दी। ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, ये हमने इनबाउंड चार्ज डेंसिटी की बात कर ली, ये हम लोगों ने बेटा चार्ज की बात कर ली, और ये चार्ज डेंसिटी की बात कर ली। तो सब कुछ जो है, जो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट आता है वो सब हमने यहाँ पर देख लिया था। पर अब कैपेसिटर क्योंकि ओरिजिनली पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर और क्या इफेक्ट आया बेटा वो चीज भी देख लेते हैं। तो देख कैपेसिटेंस जो होता है ना मटेरियल का, वो आपका इंक्रीज हो जाता है, k टाइम्स हो जाता है, ये बात ध्यान रखना, है ना। जो हम लोग सिर्फ c की वैल्यू को क्या लिख रहे थे, a एप्सिलॉन नॉट बाय d लिख रहे थे, तो ये जो वैल्यू है ये अब किस में चेंज हो जाती है बेटा, दिस वैल्यू चेंजेस इनटू k a एप्सिलॉन नॉट बाय d। जैसे ही दुनिया में कौन आया बेटा, डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो कैपेसिटेंस बिकम c टाइम्स। समझ गए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि जो c डैश है उसकी वैल्यू k टाइम्स ऑफ c नॉट या इनिशियल कैपेसिटेंस के बराबर हो जाती है, इनटू k टाइम्स। ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा बेटा ed, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को पता ही थी, c नॉट की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये अपने को पता ही है। ठीक है भाई। उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, देखिए वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा मैंने तुमको बताई थी। ठीक है। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने काम में लिया तो ये देख यही वाला एक्सप्रेशन आ गया जो मैं तेरे को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बता दिया। v की वैल्यू आ गई बेटा qd अपॉन a एप्सिलॉन नॉट के, c की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ठीक है, ये क्वांटिटी यहां से हमारे पास निकल के आती है, और यहां से बेटा जो हम लोग k है उसको भी डिफाइन कर पाते हैं, जो मैंने वहां पे तेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था। असली में बेटा अगर उसकी बात करूं तो ये एप्सिलॉन नॉट k जो है ये तो पूरा कहलाया बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट k क्या कहलाया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। और एप्सिलॉन हम लोगों ने किसको डिनोट किया, एप्सिलॉन नॉट k को, तो हमारे पास आया एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। ये तो क्या हो गया बेटा आपका फ्री स्पेस के लिए हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एप्सिलॉन से।
एप्सिलॉन क्या है बेटा आपकी मीडियम के लिए। तो अगर देखा जाए तो बेटा आपके के की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये देख, ठीक है। और के जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा के कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। वैक्यूम के लिए बेटा इसकी वैल्यू जो है वो के होती है, और वहीं मेटल्स के लिए जब मैं बात करता हूं के की, तो ये वाली वैल्यू जो है बेटा के की जो वैल्यू है वो कहां टेंड करती है, इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। अब ये इन्फिनिटी चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो, क्योंकि ई नेट जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब तू के को अगर बेटा इनफाइनाइट ले जाएगा तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम लोग मेटल की प्लेट लगा दें दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक की जगह, तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बता ही दिया, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और ये सारी चीजें सी अपॉन सी नॉट के भी बराबर होता है बेटा। और इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, इज द फैक्टर बाय विच कैपेसिटेंस इंक्रीजेज फ्रॉम इट्स वैक्यूम वैल्यू। के टाइम्स ऑफ सी नॉट हुआ ना, तो बेटा वो फैक्टर है जिससे आपका जो कैपेसिटी है या जो कैपेसिटेंस है वो अपनी वैक्यूम वाली वैल्यू का कितना टाइम्स हो जाता है, ये आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लैरिटी, ये सब चीजें हो गई और हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बेटा जेई नीट वगैरह के अंदर पढ़ते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे हम लोग चेंजेस पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें अलग से भी पढ़ते हैं कि भाई कैपेसिटेंस के अंदर हम लोगों ने इतना सही डाइलेक्ट्रिक डाला तो क्या होगा, ठीक है। ये सब अपन लोग पढ़ सकते हैं वहां पे, है ना। इसकी थिकनेस टी है। अब मान लो कोई तुमसे पूछ ले कि भाई ऐसे में जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या आती है, तो हम लोग लिखते थे बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वाला जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाया करता था, वो हो जाता था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इस तरह से हम लोग बेटा फॉर्मूला जो है वो लिखा करते थे। इसकी थिकनेस अगर टी है, इनके बीच में डिस्टेंस अगर बेटा डी है सेपरेशन वाली, और ये आपका कैपेसिटर है, तो बेटा ये सब चीजें तो अपनी चेंज होती रहती हैं, पर ये हमसे सीबीएसई के अंदर कभी भी पूछा नहीं जाता है, इसलिए हमारा जीवन जो है वो चिल है, ठीक है। आओ, है ना। अब कैपेसिटर्स को हमें क्या करना है बेटा, कंबाइन करना है ना। अब देखो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तो सब लोग जानते हैं, कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, एक तो हो जाएगा आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये जो सीरीज और पैरेलल हम लोगों को देखना है ना, ये बहुत आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा जब आप लोगों ने कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ा, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है बैटरी के रूप में आपने लगा दी, है आपका C1 C2 C3, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या चीज जो है वो सेम है, तो यहां पर जो चीज सेम है बेटा वो क्या है, चार्ज, ठीक है। तो ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इज सेम। इसके ऊपर जो बेटा चार्ज आएगा वो भी CV आएगा, अगर हम लोग लिखेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा C1V। इसके लिए जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, C2V, और इसके लिए क्या लिखूंगा, C3V। और वैल्यू जो है वो सबकी क्या है, Q। ये वाली बात सबको पता होनी चाहिए। पर बेटा सबके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, है ना, उसकी वैल्यू अलग अलग थी, तो C1V1 C2V2 और C3V3 उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। तो असली में जब हम लोग इसको लिखते हैं, इसको तो हटा दे जिससे तेरे को कंफ्यूजन ना हो और मैं तेरे को ढंग से इसको बताऊं, है ना। कंफ्यूज मत हो ना, मैं यहाँ पर खाली C लिखकर जो है वो छोड़ रहा हूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ओहो, तू भी जा, ठीक है। तो बेटा हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। चार्ज बेटा सबके अंदर सेम फ्लो करेगा और वापस यहाँ से घूम के एकदम मस्त रूप से आ जाएगा, और बेटा फ्लो जो है वो उसका बना रहेगा, क्योंकि एक बैटरी आप लोगों ने यहाँ पे जोड़ रखी है। पर बेटा जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो सबके अक्रॉस अलग अलग था। ये मान ले V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस क्या है बेटा, V3। जब हम लोग बेटा यहाँ पर क्या चीज लिखते हैं, हम लोग जब यहाँ पे V की वैल्यू नेट लिखने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाती है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो होती है कि नहीं। और V की जो वैल्यू है बेटा वो होती है आपकी Q/C। क्योंकि बेटा सबके पास में चार्ज की वैल्यू सेम थी, इसी कारण से हमने V को तो क्या लिख दिया बेटा, Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 बोलो Q/C1, V2 हो जाएगा बेटा Q/C2। चार्ज तो सब में सेम है, और ये क्या हो गया, Q/C3। Q Q Q Q ये सब कैंसिल आउट हुए, और आपके पास है बेटा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn।
तो आपका जो बेटा सीरीज का रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने आ चुका है, जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और हम लोग अब आराम से बेटा पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं। कैसे? V1:V2:V3 का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1/C1:1/C2:1/C3। ये वाली बात सब लोग ध्यान रखें। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमारे पास में निकल के फाइनली आ जाता है। इसी तरह जब आपके कैपेसिटर्स जो हैं बेटा वो पैरेलल में जुड़े होंगे, ठीक है, लेट्स अज्यूम के 2 कैपेसिटर्स हैं जो आप लोगों के पैरेलल के अंदर हम लोगों ने जोड़ दिए हैं। या आप लोगों की बैटरी है बेटा जो यहाँ पर लगी हुई है, और सारी कहानी अब हमें करनी है। तो देख भाई, ये बैटरी है, यहाँ पर V है, यहाँ भी V मिलेगा, यहाँ भी क्या मिलेगा? V। यहाँ बेटा छोटा डंडा तो 0 मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा? 0। और हुआ क्या, यहाँ पर जब आप लोगों ने बेटा Q चार्ज बहाया तो उस Q के हो गए 2 टुकड़े, यहाँ गया बच्चों Q1 और यहाँ पर क्या गया बच्चों? Q2। ठीक है, और ये दोनों वापस से कंबाइन होकर जब यहाँ आए तो वापस से क्या हो गया बेटा? Q1 + Q2, और फाइनली मुझे क्या मिल गया बेटा? Q चार्ज जो है वो वापस से मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था बेटा? पोटेंशियल डिवाइड हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ है? आपका चार्ज डिवाइड हुआ है। तो यहाँ हम लोग V तो सेम नहीं, मतलब V को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो आपका सेम रहता है, और यहाँ पर कौन सा सेम रहता है बेटा? चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? पोटेंशियल सेम। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? नेट चार्ज इज इक्वल टू Q1 + Q2, और बेटा Q की जो वैल्यू है वो CV होती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? C1V इज इक्वल टू, या C इक्वलेंट इंटू V से हम लोग शुरू कर देते हैं क्योंकि हम एक इक्वलेंट कैपेसिटेंस बनाना चाहते हैं। V दोनों के अक्रॉस बेटा सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो C इक्वलेंट इंटू V क्या हो गया? C1V + C2V। V आपके कैंसिल हुए बेटा, और आपका जो C इक्वलेंट है वो कितना आ गया? C1 + C2 + अप टू Cn। ये आपके पास में बेटा फाइनली जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाता है। क्लैरिटी? और इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास C इक्वलेंट C1 + C2 अप टू Cn। आंसर जो है वो आपके पास में यही है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे जब अपने को बेटा चार्ज को डिवाइड करना होता है तो हम लिखते हैं Q1:Q2 C1:C2 विदाउट एनी ट्रबल। तो यहाँ चार्ज का डिवीजन, यहाँ पे पोटेंशियल का डिवीजन, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो समस्या है। ठीक है बेटा, ये आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में ये सब कहानियां बता रखी है जो हम लोगों ने वैसे ही पढ़ लिया विदाउट एनी ट्रबल। ठीक है, कैपेसिटर पैरेलल में और कैपेसिटर सीरीज में। अब बात किसकी की गई बेटा? कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का स्टोरेज जो है वो कैसे होता है, इसको देखते हैं। देखो भाई, एनर्जी इन कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, ये वाली चीज थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं, और जब इसको हम लोग देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस किस तरह से हम लोग एनर्जी जो है उसको लिख सकते हैं। बेसिकली जो एनर्जी होती है बेटा सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना इस वाले डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है? ये +Q, ये -Q, और हम लोग क्या करते हैं? छोटा छोटा सा जो चार्ज है ना उसको उठा के यहां से यहां पर ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये जो वर्क डन होता है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? कि जो सारा का सारा वर्क डन है, यही वाला वर्क डन किसके अंदर स्टोर हो गया बच्चों? आपका पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया। और ये जो आपकी एनर्जी आती है, इस वाली एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? दिस एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला विच इज Q²/2C ½ CV² या फिर ½ QV। ये मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ कि जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ध्यान रखना, वर्क डन जो है वही आपका क्या होता है बेटा? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपका जो वर्क डन है वही कौन सी फॉर्म में स्टोर हुआ है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ है। सबसे पहले तो ये चीज आपको पता हो। दूसरी बात, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या क्या होता है बेटा? ½ CV², इसके अलावा Q²/2C, और इसके अलावा जो एक और आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, ध्यान से देखिए वाले फॉर्मूले को, 1/2 QV। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या हो गया आपका? QV/2, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है 3 प्रकार से एनर्जी स्टोर्ड की जो बात है बेटा उसको कर सकते हैं, बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी नुकसान के। ठीक है ना, ये सब कहानी हम लोगों को करनी होती है जो आपके सामने है। क्लैरिटी बेटा इस वाली बात में? ठीक है, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक, डन, राइट, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव है,
इसीलिए बेटा हम लोग जो है ना सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म के अंदर स्टोर कराते हैं वर्क डन को, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के टर्म में हो सकती है, अदरवाइज हम लोग बेटा उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये वाली बात आप लोग याद रखें, ठीक है। तो हम लोगों को यहां पर Q की वैल्यू बेटा सिग्मा इंटू ए के फॉर्म के अंदर लिख के एक नया फॉर्मूला जो है वो दिया गया, जो हमें क्या बोलता है बेटा, ए सिग्मा का स्क्वायर बाय 2 इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप लोग क्या देखते हो ध्यान से, जब इसको देखते हो तो ये डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए असली में कैपेसिटेंस ही तो है। तो बेटा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने रिलेट किससे किया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है भाई। E की वैल्यू जो है उसको हम लोग यहां पर जज करने वाले हैं, और E की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, इस वाली वैल्यू को हमने यहां पर काम में लिया, तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी निकल के आई जिसका नाम था बेटा, जल्दी से बोलो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पर वो भी कैसे, पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म्स में, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, जल्दी से बताओ। इसको हम लोगों ने जो नाम दिया वो नाम दिया बेटा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या थी, ये मैं यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा। ये जो टर्म एडी की लिखी है ना, ये एडी वाली टर्म जो है बेटा ये आपकी वॉल्यूम है, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा गेम किया है, ध्यान दीजिए। ये जो Q स्क्वायर बाय 2C लिखा हुआ है ना बेटा, इसमें Q को तो सबसे पहले हम लोगों ने किसकी तरह लिखा, Q को हमने लिखा बेटा सिग्मा टाइम्स A, ठीक है। तो ये A सिग्मा का स्क्वायर बाय 2, और C को क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये हम लोगों ने यहां पर बेटा लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है। अब ये जो सिग्मा और E के बीच का जो रिलेशन है हमने बेटा वो भी काम में लिया, और इस वाली वैल्यू को हमने यहां पर पुट किया। सिग्मा क्या हो गया, E एप्सिलॉन, सिग्मा को जैसे ही पुट किया ना बेटा E एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा जो फॉर्मूला था A स्क्वायर इंटू कितना आ गया बेटा, E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो देख एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हुआ, A से आपका A कैंसिल हुआ, तो आपके पास में क्या बचा देखो, 1/2 E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा, D मल्टीप्लाइड बाय A। देख रहे हो ये जो बेटा D टाइम्स ऑफ A लिखा हुआ है ये वॉल्यूम ही तो है भाई। D क्या है, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और A क्या है बेटा, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सेपरेशन को इस प्लेट का जो एरिया है बेटा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में वॉल्यूम ही तो आ जाएगा। तो बेटा जो वॉल्यूम कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, A इंटू डी। इसी वाली वैल्यू को हम लोगों ने यहां पर काम में लिया है, देखिए A इंटू डी, और ये क्या लिख रहे थे हम लोग, लिख तो बेटा एनर्जी लिख रहे थे। U की वैल्यू क्या हो गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, और ये बेटा जो A इंटू डी का वॉल्यूम है इसको हम लोग U के नीचे ले गए, तो हमारी टर्म क्या बन गई बेटा, U बाय V इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। सुनने में देखने में बहुत बढ़िया लगती है, इसी कारण से बेटा इसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया बेटा, एनर्जी डेंसिटी के नाम से, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम थी। एक नई टर्म निकाली हमने एनर्जी डेंसिटी। असली में क्या होता है, इसके थ्रू अपन लोग जो शेल, जो सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वगैरह होता है, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आती है उसको बहुत इजीली डिराइव कर पाते हैं। ऑल्दो वो सब चीजें बेटा हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको देख भी नहीं रहे हैं, इसलिए अपनी लाइफ जो है वो चिल है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है आपके पास आता है, यही फॉर्मूला बेटा यहाँ पर आपका लिख के दिखाया गया है, ठीक है। आइए चलो इसके बाद में बेटा इस वाले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आ जाता है आपका कौन सा बेटा, वॉन डी ग्राफ जनरेटर। आइए इसको समझ के देख लेते हैं, क्योंकि इसकी पूरी जो वर्किंग है ना वो एक बार में आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। आओ जरा देखें। तो देखो वॉन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर क्या था बेटा, ये एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत हाई वोल्टेजेस को बिल्डअप कर सकती है। अब ध्यान रखना वॉन डी ग्राफ जनरेटर बेटा ऐसा क्या ऐसा थ्योरी लिखने को आता है, और ऐसा क्या ऐसा जो अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा ना वैसा का वैसा आता है। इसके अंदर मैं आपको कुछ भी नया नहीं बता दूंगा, तो इसीलिए बहुत ढंग से इस वाली चीज को समझना, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, एग्जाम के अंदर जाके वैसा का वैसा रट के और जाके लिख कर आ जाओ। ऑल्दो कुछ पार्ट इसके अंदर समझने का है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बाकी बेटा जो थ्योरी पार्ट लिखने का है कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया और क्या किया वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। चलो, दिस इज अ मशीन दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए वो इसके थ्रू हम लोग बेटा डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह का जो एक्सेलरेट करने के काम आता है वो यही है बेटा, ठीक है ना। अब अपने पास में मान लेते हैं बेटा एक लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस r था, और उसके ऊपर अपन लोगों ने चार्ज जो है वो q रख दिया।
इसके कारण जो बेटा आपका पोटेंशियल होता है वो सारा का सारा चार्ज हमेशा सरफेस पे ही स्प्रेड होता है, और जो हम लोग बेटा पोटेंशियल लिखते हैं उसका वो क्या लिखते हैं, KQ/R। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो जीरो होती है और खुद एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। हर पॉइंट पे सरफेस पे भी और अंदर भी पोटेंशियल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, KQ/R मिलेगा। इसके अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब बोला कि भाई जो आपको फिगर दिखाई गई है 2.32, ये वाली फिगर, इस वाली फिगर के कंपैरिजन में अब हम लोग कुछ बातें जो है बेटा वो लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूं। सपोज दैट इन सम वे वी इंट्रोड्यूस अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस छोटा r कैरिंग सम चार्ज q इनटू द लार्ज वन। मतलब अब यार क्या किया, ये हमारे पास में बेटा बड़ा स्फीयर था और इस बड़े स्फीयर के अंदर किसी प्रकार से हम लोगों ने एक छोटा सा स्फीयर बेटा छोटे r वाला इंसर्ट करा दिया, जिसके पास में चार्ज क्या था बेटा, q था, ठीक है। ये लिखा है ना, चार्ज q इनटू द लार्ज वन एंड प्लेस इट एट द सेंटर। इसको कहां रख दिया अपन ने, सेंटर पे रख दिया, ठीक है भाई। पोटेंशियल ड्यू टू दिस न्यू चार्ज क्लियरली हैज द फॉलोइंग वैल्यू। अब बेटा इस चार्ज के कारण जो फॉलोइंग वैल्यू होगी छोटे स्फीयर के सरफेस पे वो क्या होगी, KQ अपॉन छोटा r। और बेटा बाहर जो इफेक्ट आएगा इसका वो क्या आएगा, KQ अपॉन, बाहर वाला जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, KQ अपॉन कैपिटल R। तो जो नेट पोटेंशियल है वो आपके पास में आ गया कितना, KQ अपॉन छोटा r प्लस KQ अपॉन कैपिटल R। मैं चाहो तो यहां पर लिख देता हूं कि भाई जो छोटे q के कारण जो आपके पास में वैल्यू आई पोटेंशियल की वो क्या आ गई, KQ अपॉन छोटा r प्लस KQ अपॉन बड़ा R। इसको आप लोग KQ मल्टीप्लाइड बाय 1/r प्लस 1 बड़े R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भैया। ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में आ गई। ये तो हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू यहां से निकल के आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, है ना। ये लिखा हुआ है टेकिंग बोथ चार्जेस इनटू अकाउंट वी हैव द टोटल पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यूज। अब देखो, अब इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की, अब इन्होंने बड़े क्यू के कारण भी जो पोटेंशियल है बेटा वो लिखने की कोशिश की। तो जब बड़े क्यू के कारण लिखेंगे तो चाहे अंदर लिखें चाहे खुद के ऊपर लिखें, बात तो बेटा वही है। और इस कारण से हमारे पास जो बड़े वाले स्फीयर के कारण पोटेंशियल आया वो कितना आ गया, खुद का चार्ज KQ/R और छोटा वाला KQ/R। ये हमने बड़े के लिए जो है बेटा वो वाली वैल्यू लिख दी किसी R के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाता है, करेक्ट। छोटे के कारण कितना था, KQ छोटा r और KQ बड़ा R, ठीक है भाई। और बड़े के कारण कितना है, K इंटू बड़ा Q अपॉन बड़ा R और छोटा Q अपॉन बड़ा R। ये वाली बात हम लोगों को यहां से पता लगती है। लार्जर स्फीयर, अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बेटा कि आपका जो छोटा वाला जो ये वाला आपने स्फीयर बनाया है, छोटा स्फीयर जो आप लोगों ने बनाया है, इसके कारण जो बेटा आपका पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर वाले का पोटेंशियल कम है। तो हम लोगों ने जब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो उसकी वैल्यू देखिए हमारे पास में क्या आ गई, KQ/R माइनस 1/R। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं KQ, ठीक है, छोटा Q आ जाएगा बेटा, बड़े Q वाली जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी डिफरेंस लेने पे, तो हो जाएगा KQ इंटू 1/R माइनस 1/R। इसका मतलब क्या हुआ, छोटे वाले के कारण जो हमारा आया था वही तो आ रहा है, ठीक है। बस एक साइन किसका आ गया, माइनस का। पहले क्या था बेटा, प्लस का, जो हम लोगों ने छोटे के कारण लिखा था उसी तरह से, ठीक है। अब मान ले जो Q है वो पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव मान लूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सोच के देख कि एक बहुत जोरदार रिजल्ट जो है वो क्या था कि आपका टोटल चार्ज जो Q आपने बाहर वाले स्फीयर पर रखा था उसके ऊपर आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं कर रहा, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। अज्यूम नाउ दिस इज देयर, तो हमें क्या दिखता है, वी सी दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज कैपिटल Q that may have accumulated on the larger sphere and even if it is positive, inner sphere is always at a higher potential। चाहे कुछ भी हो, inner sphere हमेशा higher potential पर होगा और जो difference है ये हमेशा positive है, ठीक है। Potential due to capital Q is constant up to radius R and so cancel out in the difference, जो हम लोग देख सकते हैं बहुत आराम से, जो हमें पता लग जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है उसको पढ़ के दिखाता हूं। दिस मीन्स दैट इफ वी नाउ कनेक्ट द स्मॉलर एंड द लार्जर स्फीयर बाय अ वायर, अगर हम लोग छोटे और बड़े स्फीयर को किसी प्रकार से बेटा जोड़ देते हैं तो छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की तरफ जो चार्जेस का फ्लो है बेटा वो आ जाएगा, क्योंकि छोटा वाला जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और जो बेटा बड़ा वाला है वो लोअर पोटेंशियल पे मौजूद है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। द चार्ज Q ऑन द फॉर्मर फ्लोज आउटवर्ड्स, यही होता है बेटा, विल इमीडिएटली फ्लो ऑन टू द मैटर, ठीक है।
इवन दो द चार्ज क्यू में बी क्वाइट लार्ज। अब चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अंदर का सारा चार्ज बाहर तो बहेगा ही बहेगा, क्योंकि बेटा कंडक्टर है, अंदर कोई चार्ज उस पर मौजूद नहीं रह सकता, जिसके कारण से अंदर जितना भी चार्ज है सब कुछ सरफेस के ऊपर चला जाता है। ये बात ध्यान रखें। नेचुरल टेंडेंसी इज फॉर पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, thus provided we are somehow able to introduce the small charge sphere into the larger one, we can in this way keep piling up larger and larger amount of charge on the latter। मतलब देख, अगर मैं बाहर छोटा सा चार्ज भी रख दूं और अंदर इसको अपन लोग किसी प्रकार से कुछ चार्ज जो है वो प्रोवाइड करते रहे, तो इनको कनेक्ट करने पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, बाहर हम लोग बहुत हैवी अमाउंट्स ऑफ चार्ज जो है बेटा उनको डेवलप कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और हम लोग मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, the potential at the outer sphere would also keep rising at least until we reach the breakdown field of air। मतलब करीब करीब 3 × 10⁴ वोल्ट तक तो अपना काम जो है वो चल जाएगा, तब तक जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, यही प्रिंसिपल होता है बेटा आपके वॉन डी ग्राफ जनरेटर का। ये जो डायग्राम आप लोग बना हुआ देख रहे हैं, ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर का ही डायग्राम है। ये ऐसी मशीन है बेटा जो कई मिलियन वोल्ट्स के पोटेंशियल को डेवलप कर लेती है, और जो आपकी अर्थ की जो ब्रेकडाउन फील्ड होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, वहां तक की वैल्यूज को अचीव कर सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ बेटा, एक तो आपको लार्ज स्फेरिकल शेल जो है बेटा वो नजर आ रहा है, यहां बेटा एक कन्वेयर बेल्ट होती है, ये कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर अपन लोग क्या कर रहे हैं, नीचे चार्जेस जो है वो फेंक रहे हैं, जो ये ऊपर लेकर जाती है, और जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं इन दोनों के आपस में कनेक्शन के कारण क्या होता है बेटा, जो मेटल ब्रश लगा हुआ है उसके कारण सारा चार्ज जो है इससे बाहर ट्रांसफर हो जाता है बड़े वाले स्फीयर पे। ठीक है, कहानी बस यही होती है। तो अ लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ फ्यू मीटर्स इज सपोर्टेड एट अ हाइट सेवरल मीटर्स अबव द ग्राउंड ऑन एन इंसुलेटिंग कॉलम, लॉन्ग नैरो एंडलेस बेल्ट इंसुलेटिंग मटेरियल, वही जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कन्वेयर बेल्ट सी होती है, वही वाली चीज। लाइक रबर और सिल्क इज वूंड अराउंड 2 पुलीज, वन एट ग्राउंड लेवल वन एट द सेंटर ऑफ द शेल। एक तो ग्राउंड लेवल पे, एक होती है कहां बेटा, शेल के सेंटर पे। दिस बेल्ट इज केप्ट कंटिन्यूअसली मूविंग बाय अ मोटर ड्राइविंग द लोअर पुली। ये थ्योरी एज इट इज आपको याद रखनी है, ध्यान रखें, रिमेंबर दिस। इसको आपके सिलेबस से हटाया नहीं है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका। इट कंटिन्यूअसली कैरीज पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑन टू इट बाय अ ब्रश एट ग्राउंड लेवल टू द टॉप, देयर इट ट्रांसफर्स इट्स पॉजिटिव चार्ज टू अनदर कंडक्टिंग ब्रश कनेक्टेड टू द लार्ज शेल। वहां जाकर क्या करता है बेटा, जो कि बेसिकली इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, अंदर वाले छोटे स्फीयर का और बाहर वाले बड़े स्फीयर का। तो जो ब्रश लगा हुआ है उसके थ्रू अंदर के स्फीयर से सब कुछ बाहर चला जाता है। ठीक है, thus positive charge is transferred to the shell where it spreads out uniformly on the outer surface। वो बेटा फैल ही जाएगा कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली। In this way voltage differences of as much as 6 or 8 million volts with respect to ground can be build up। तो आप लोग सोच सकते हो 6 से 8 मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है बेटा, 1 मिलियन का मतलब होता है भाई साहब 10 लाख। तो अगर आप बेटा 6 मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हो तो आप कितना 60 लाख वोल्ट जो है उसको अचीव कर रहे हो। अब सोच के देखिए कितना बड़ा फिगर है। अगर तुम सोचोगे तो आपके घर की जो सप्लाई है ना वो सिर्फ 220 वोल्ट के ऊपर चल रही है एसी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू है, तो 220 वोल्ट एसी के ऊपर आपके घर की सप्लाई चल रही है। ठीक है, इस सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं है बेटा इसके कंपैरिजन में। मैंने अगर तुम्हारे घर पे 300 वोल्ट भी फेंक दिया गलती से, मैंने अगर घर पे तुम्हारे 300 वोल्ट भी गलती से फेंक दिया तो भी समस्या हो जाएगी, है ना। 400 वोल्ट फेंक दिया तो आग लग सकती है आराम से इंस्ट्रूमेंट्स के, ध्यान रखना। अगर मैंने 400-800 वोल्ट फेंक दिया तो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो जल जाएंगे। इसीलिए जब अगल बगल में कहीं बिजलियां कड़क जाती है ना तो वो बेटा मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का जो पोटेंशियल है ना वो कैरी करके आती हैं अपने साथ, है ना। मतलब जो अर्थ का और क्लाउड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा वो डेवलप हो जाता है, जिसके कारण बिजली जो है वो ग्राउंड की तरफ गिरती है। ठीक है, अब ये जो बिजली गिर रही है इसके कारण क्या हुआ, बहुत भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है, और उसी के कारण हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेज होते हैं वो सब उड़ जाता है।
अब कई बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आया तो उसके अंदर क्या हुआ बेटा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन में 220 की जगह आपको 400 वोल्ट का वोल्टेज आ गया घर के अंदर, पता लगा सारे डिवाइसेस उड़ गए। तो इसीलिए घर के अंदर फ्यूज वगैरह जो है बेटा वो लगाया जाता है। तुमने देखा होगा एमसीबी लगी हुई होती है, उस एमसीबी का काम क्या होता है, उस एमसीबी का काम यही होता है कि वो क्या करती है बेटा, जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट वगैरह फ्लो करना एकदम से शुरू करता है तो वो खटाक से नीचे होकर घर की जो सप्लाई है उसको बंद कर देती है। और आप लोग जो है वो इस तरह की जो सर्ज इन वोल्टेज आती है उनसे बच जाते हैं, समझ गए। पर यहां तो अपने को चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेट ही किसको कराना चाहते हैं बेटा, हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। इनको अगर आप लोगों को एक्सेलरेट कराना है बेटा तो आपको इस तरह के ही पोटेंशियल डिफरेंसेस चाहिए, उसी के अंदर मजा आता है, क्योंकि ये एनर्जी भी बहुत भयंकर वाली कैरी करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर यूनिट होती है, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी हम लोग कैरी करते हैं, वहां पर अपने को ये वाली चीज काम आती है। तो जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वगैरह बने हुए हैं, पूरी पूरी किलोमीटरों लंबी जो टनल्स बनी हुई होती हैं, उनके अंदर हम लोग गोल गोल जो है ऐसे मटेरियल्स को घुमाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराते हैं, तब जाके हमारा काम जो है वो बनता है, ठीक है। चलो खैर जो भी है, आपका ये जो साइक्लोट्रॉन जो होता है बेटा, इट कम्स अंडर योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बेटा इसको आप लोग तरीके से याद कर लेना, है ना, ये आप लोगों को बहुत प्रॉपरली याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो गड़बड़ है ना। सो दिस फिनिशेस दिस चैप्टर, इसके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अब कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।